नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इस चैनल पे होम लोन की रिगार्डिंग कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। आप इस चैनल पे विला या फ्लैट की वीडियोस तो आप देखते रहते होंगे और भविष्य में अगर आप मकान खरीदते हो या फ्लैट खरीदते हो, उस पर अगर आपको होम लोन की कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो होम लोन से संबंधित मैं आपको आज इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। और होम लोन आप कैसे लें, कौन सी बैंक से लें। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले बैंक कौन सा अपन चूज करें, कौन सी बैंक से अपन होम लोन लें। अगर आप जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोई भी अगर प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो तो नेशनलाइज बैंक होती है, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और भी नेशनलाइज सारी बैंकें इन प्रॉपर्टीज पे लोन करती है। नेशनलाइज बैंकों की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, वो सेपरेट पट्टे पे करती है और जो नक्शे अप्रूवल प्रॉपर्टीज होती है उन्हीं पे लोन करती है। इनके अलावा अगर अपन बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी भी जेडी अप्रूव्ड पे भी लोन करती है और G+2 के फ्लैट्स पे लोन करती है। हाई राइज जो फ्लैट्स होते हैं, मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे भी लोन करते हैं। HDFC बैंक की अगर बात की जाए, HDFC बैंक ऑल इंडिया में सेकंड रैंक पे लोन के मामले में है। अगर आप गूगल क्रोम पे भी सर्च करोगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोन कौन सी बैंक देती है तो SBI, फर्स्ट ऑफ SBI का नाम आएगा, सेकंड ऑफ HDFC का नाम आएगा। इसके चार्जेज और जो भी इसकी प्रक्रिया है वो काफ़ी स्मूथ प्रक्रिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जेडी अप्रूव्ड भी तो आपको बता दिया कि अपन नेशनलाइज बैंक्स लोन करती है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लोन करती है और HDFC लोन करती है। अगर आप सोसाइटी पट्टे की अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उस पर कैनफिन लोन करती है। केनरा बैंक की एक प्रोडक्ट है कैनफिन के नाम से, कैनफिन कंपनी इस पे लोन करती है। रेपको फाइनेंस कंपनी लोन करती है, आधार हाउसिंग फाइनेंस करती है, आवास हाउसिंग फाइनेंस करती है। इसके अलावा बहुत सी NBFCs है जो सोसाइटी पट्टे पे लोन करती है। इनकी ब्याज की दर अलग अलग रहती है। अब अपन ने बैंक का डिसाइड करने के बाद में अब अपन बात करते हैं कि बैंक, अगर आप बैंक जैसे आपने कोई भी बैंक जैसे HDFC आपने डिसाइड कर लिया कि HDFC से अपन लोन ले रहे हैं। अब अपन फर्स्ट ऑफ जब लोन की बात करते हैं तो उसमें अपन बैंक से पहले बात करेंगे कि एक्सपेंसेज, अपने जो एक्सपेंसेज है बैंक के वो क्या क्या एक्सपेंसेज होते हैं। एक्सपेंसेज में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ आता है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस कंपनियां अलग अलग डिसाइड करती है। कंपनी अलग अलग समय पे या अलग अलग टाइम पे प्रोसेसिंग फीस चार्जेज बदलते रहते हैं। तो आप प्रोसेसिंग फीस की पूरी जानकारी ले लें। और उसके बाद में आता है, जैसे अगर आप मकान बना रहे हो या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो एक एस्टिमेट चार्जेज होता है, एस्टिमेट चार्जेज भी आपके लग सकता है। दूसरे चार्जेस की अपन बात करें तो जो स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज होता है लोन के साथ में, वो एज ए स्टेट गवर्नमेंट का चार्ज होता है। वो जैसे राजस्थान में 0.25 चार्जेज है, 0.25 स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेज है। वो लोन अमाउंट का 0.25 लगता है। वो फिजिकली स्टाम्प आते हैं और आपकी फाइल के साथ सबमिट होते हैं। इसके अलावा जो कुछ बैंक की MODs वगैरह होती है उसका भी आपके चार्ज लग सकता है। इसके बाद में अपन बात करें रजिस्ट्री चार्जेज की। रजिस्ट्री चार्जेज की अपन बात करें तो रजिस्ट्री चार्जेज में जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो चार्जेज है वो 7.5% है। अगर आप वुमेन के नाम रजिस्ट्री करवाते हो 7.5% वो चार्ज रहेगा, और अगर जेंट्स के नाम रजिस्ट्री करवाते हो तो 8.8 चार्जेस रहेगा। और जो लॉयर की जो फीस रहती है उसकी भी आप जरूर जानकारी ले लें कि लॉयर की फीस क्या रहती है, वो आप रजिस्ट्री से पहले उनसे बातचीत कर सकते हो। अब अपन दूसरी चीज बात करते हैं कि बैंक का आपने चार्जेस पूछ लिया, उसके बाद में बैंक का लोन अमाउंट डिसाइड करने के बाद में लोन क्या टेन्योर, लोन का टेन्योर क्या डिसाइड करना चाहिए कि टेन्योर कितना रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जो टेन्योर है वो होम लोन में 15 से 20 साल का जो टेन्योर है वो सबसे अच्छा टेन्योर है। और अगर इसके अलावा
अगर आप कम टेन्योर लेना चाहो तो 10 साल का टेन्योर भी काफ़ी सफिशियंट टेन्योर है और उसमें इंटरेस्ट का पार्ट कम जाता है। अगर आप लंबा टेन्योर लेते हो तो इंटरेस्ट का पार्ट उसमें ज़्यादा जाता है। अब अपन बात करेंगे कि जैसे कुछ बैंकें गारंटर भी आपसे मांग सकती है, तो वो चीज़ भी आप अगर कोई भी बैंक में अगर लोन ले रहे हो तो आप गारंटर के लिए बातचीत कर सकते हो। गारंटर बैंक क्या करती है, आपकी जो प्रोफाइल होती है और आपका जो पीछे का लोन का जो रिकॉर्ड रहता है उसके अनुसार आपकी गारंटर की रिक्वायरमेंट बैंक मांगती है। और कुछ बैंकों में क्या है, मैंडेटरी होता है कि आपको गारंटर फाइल के साथ में देना ही पड़ेगा। अब मैंने गारंटर के बारे में बता दिया। अब अगर आगे की बात करते हैं कि अगर आप फाइल सबमिट कर रहे हो तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम अभी रेगुलर है, वो चल रही है। और इस स्कीम का जो अभी जो LIG 1 के नाम से जो पार्ट है वो चल रहा है। अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए सालाना तक की है तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो। उसमें जो मुख्य शर्त है वो शर्त ये है कि आपको वुमेन ओनरशिप करवाना जरूरी रहेगा। जो रजिस्ट्री है वो महिला के नाम होनी चाहिए, तभी आपको ये सब्सिडी मिल पाएगी। और सब्सिडी की भी आप इंक्वायरी बैंक में पूरी कर सकते हैं और जब फाइल आप सबमिट करो तो उसमें भी आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी का फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन आगे की बात करते हैं कि लोन के पेपर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं। लोन के पेपर की अगर अपन बात करें तो होम लोन में जो पेपर रिक्वायरमेंट रहते हैं, अगर आप नौकरी पैसा अगर करते हो तो सर्विस क्लास आदमी के लिए जो पेपर है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका जरूरी रहता है और 3 महीने की सैलरी स्लिप जरूरी रहती है जो आपके विभाग से आपको मिलेगी। और 1 साल का फॉर्म 16 मिलेगा जिसमें आपकी एनुअल सैलरी का जो पूरा रिकॉर्ड है वो उसमें रहेगा। और एक आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो है 1 साल का बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको वो देना रहेगा जिसमें आपकी सैलरी आती है, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है वो आपको देना रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई लोन चल रहा हो, अगर कोई जैसे कार लोन चल रहा हो या पर्सनल लोन चल रहा हो, तो उस लोन की जो EMI कौन से अकाउंट से जा रही है। अगर सैलरी अकाउंट से जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको दूसरा बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। और अगर सैलरी अकाउंट से नहीं जा रही है और अदर अकाउंट से जा रही है तो उसका भी आपको बैंक स्टेटमेंट देना रहेगा। उसका रीजन ये है, वो बैंक इसलिए मांगती है कि आप जो आपकी जो किस्तें हैं जो टाइम पे जमा हो रही नहीं हो रही, इसके लिए उनको रिक्वायरमेंट रहती है। अब अगली बात करते हैं, बैंक स्टेटमेंट हो गया। आपका जो प्रॉपर्टी पेपर की कॉपी है, अगर आपके पास में ऑलरेडी प्रॉपर्टी आपने परचेज कर रखी है या परचेज करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी का जो आपके और बिल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए होती है और उस प्रॉपर्टी की पूरी चेन की कॉपी चाहिए होती है। चेन की कॉपी बोलते हैं जैसे JDA पट्टा उठ गया, JDA पट्टा उठने के बाद में जब जब उस विला की या प्लॉट की रजिस्ट्रियां हुई है वो पूरी चेन चाहिए होती है। वो वेरिफिकेशन के लिए बैंक को रिक्वायरमेंट रहती है, तो उन सब की फोटोकॉपी आप इसके साथ में सबमिट करें। और इसके अलावा अगर आपके कोई लोन चल रहे हो, कार लोन, पर्सनल लोन, तो उनका सैंक्शन लेटर भी आपको बैंक रिक्वायरमेंट कर सकती है। और एक दूसरा आपको बताएं, KYC बैंकों की मैंडेटरी रहती है कि आप करंट एड्रेस प्रूफ बैंक मांगती है कि आप करंट में कहाँ रह रहे हो, तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ भी आपको देना रहता है। अगर आधार कार्ड में या वोटर ID में आ रहा हो तो वो अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ बैंक रेंट एग्रीमेंट लेती है, कुछ बैंक्स ऑफिस जो डिपार्टमेंट से लेटर हेड पे लिखवा के भी एड्रेस प्रूफ मान लेती है, तो वो भी आपको पेपर रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। ये पेपर तो मैंने आपको बता दिए सर्विस क्लास के। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस क्लास जो प्रोफाइल है उसके लिए आपको पेपर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं। बिजनेस क्लास के लिए आपको पेपरों की रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, वो ही आधार कार्ड, पैन कार्ड पेपर मैंडेटरी है। और करंट एड्रेस प्रूफ में आपका अगर आधार में एड्रेस आ रहा है, जहां उस पते पे रह रहे हो वो अगर आ रहा है तो जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा हो तो वही रेंट एग्रीमेंट या फिर गैस की डायरी में एड्रेस आ रहा हो या ड्राइविंग लाइसेंस में आ रहा हो तो वो भी चल सकता है।
इसके अलावा आपकी 3 साल की ITR चाहिए, 3 साल की रिटर्न चाहिए। रिटर्न जो नेशनलाइज बैंक्स होते हैं वो 3 साल की रिटर्न मैंडेटरी होती है। अदरवाइज NBFC जो और सारी NBFC है वो 1 साल की ITR पे भी या 2 साल की ITR पे भी आपकी वो ITR मान्य कर लेते हैं। अब अपन ITR हो गई 3 साल की, इसके अलावा आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कोई आपका उद्योग है, उद्योग आधार है या बिजनेस है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो नंबर की कॉपी है वो चाहिए होती है। 1 साल का आपका करंट अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए होता है और 1 साल का आपका सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी पेपर की फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके और सारे लोन अगर चल रहे हैं तो उनके सैंक्शन लेटर की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँ, जो पेपर मैंने आपको ये बता दिया कि बिजनेस क्लास के लिए ये पेपर चाहिए होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो लोन की फाइल की जो प्रोसेस होती है वो कैसे, आपकी इनकम कैसे चेक करते हैं या लोन कैसे देते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये पेपर पूरे तैयार होने के बाद में फाइल आपकी बैंक में सबमिट होती है। फर्स्ट तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, में पैन नंबर से या आधार नंबर से आपकी सिबिल निकाली जाती है कि आपने जो पास्ट में जो लोन लिए उनका ट्रैक कैसा रहा है, आपने समय पे लोन जमा करवाया नहीं करवाया या किस्तें आपकी डिले रही, वो सारी चीजें सिबिल में आ जाती है। और सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग ही बैंक आजकल क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। अब जो सबसे जो बेस्ट सिबिल स्कोर की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 750 750 के अब वो अगर आपका सिबिल स्कोर है तो वो अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है और 750 पे आपको अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाती है। और सिबिल स्कोर अगर डाउन रहता है तो फिर कंपनियां अलग अलग जो NBFC कंपनियां हैं वो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है और हाई रेट पे भी आपको लोन मिल सकता है। अब अपन आगे की बात करते हैं, इनकम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे आपकी 50,000 आपकी सैलरी आती है तो 50,000 की सैलरी पे अपन 50% FIR होती है, 50% लोन इनकम का देते हैं। जैसे 50,000 रुपए की सैलरी है तो 25,000 रुपए की अपन किस्त बैंक बना देती है। 25,000 रुपए आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बैंक उसको रिलीव करती है, मतलब उसको इनकम में नहीं कैलकुलेट करती। 25,000 रुपए पर मंथ की आपकी किस्त इनकम के अकॉर्डिंग बना देती है। इनकम का 50% तक की वो किस्त बना सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं अपन कि इनकम तो अपन ने बैंक ने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी बात आती है वैल्यूएशन, मकान की बैंक वैल्यूएशन आती है और वैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है वो वैल्यू का, जैसे 30 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हो तो 30 लाख रुपए तक की अगर कोई प्रॉपर्टी है या 30 लाख तक का लोन लेते हो तो उस पर वैल्यू का 90% बैंक लोन करती है। और 30 लाख के अगर अबव की बात की जाए तो उसमें वैल्यू का 80% लोन करती है। वैल्यूएशन और इनकम का जो लोएस्ट पार्ट रहता है उसको बैंक काउंट करके उस पर लोन कैलकुलेट कर देती है और उस हिसाब से आपका लोन बैंक सैंक्शन कर देती है। अब अगर आप उसके बाद में आगे की बात करते हैं लीगल, बैंक क्या करती है, आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो या आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली उस पर लोन लेना चाहते हो तो उस पे बैंक क्या करेगी, लीगल एक कंपनी के जो पैनल लॉयर होते हैं या बैंकों के पर्सनल जो लीगल डिपार्टमेंट रहते हैं वो पूरी प्रॉपर्टी की चेन की जो टाइटल है उसको चेक करते हैं और फिर उसके बाद में ओके होने के बाद में आप आगे के लिए लोन के लिए प्रोसेस कर सकते हो। वो लीगल ओके करते हैं और लीगल ओके होने के बाद में ही लोन आपका सैंक्शन होता है। अब अगर आगे की अपन बात करें, आपका लोन सैंक्शन हो गया, उसके बाद में बैंक क्या करेगी, आपको डिसबर्समेंट किट होता है उस पर साइनिंग के लिए आपको बैंक बुलाएगी और उस पर आपको साइन वगैरह करवाएगी। डिसबर्समेंट किट पे साइन करते समय आप ये जरूर देख लें कि जो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी जांच लेवें कि क्या क्या कंडीशंस है जो आपको जो पहले बताएगी वो कंडीशन पूरी है या नहीं। सैंक्शन लेटर बैंक आपको देती है, सैंक्शन लेटर पे आप जो कंडीशंस है वो आप देख सकते हो, लोन अमाउंट देख सकते हो और जो EMI का जो टेन्योर है वो देख सकते हो, किस्त देख सकते हो और इसके अलावा जो एडिशनल चार्जेज है वो भी आप उस पर देख सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं कि अगर आपने लोन ले लिया तो लोन लेने के बाद में बैंक से अपन को क्या क्या पेपर लेने चाहिए वो मैं आपको बता दूं। बैंक से अपन पेपर लेने के लिए आपको बताना चाहूँ, सैंक्शन लेटर की एक कॉपी होती है जो बैंक अपन को
जारी करता है, बैंक अपन को जारी करता है, वो अपन को कॉपी लेनी चाहिए। दूसरी बात है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो आपके ओरिजिनल पेपर बैंक में सबमिट हुए हैं उनकी एक बैंक रिसीविंग देती है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो कॉपी है वो आप बैंक से जरूर लेवे, वो लेना ना भूले। अब अपन बैंक से लोन लेने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँ कि बैंक जो लोन लेने के बाद में अपन को क्या क्या सुविधाएं देता है। सुविधाओं में अगर पहली बात की जाए प्रीपेमेंट चार्जेस। प्रीपेमेंट चार्जेस बोले तो जैसे आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया और आप 1 साल बाद में या 2 साल बाद में प्रीपेमेंट करते हो, प्रीपेमेंट बोल दो उसमें लाख रुपए डालते हो या 2 लाख रुपए डालते हो या 3 लाख रुपए डालते हो, तो वो आरबीआई ने जो इन पे प्रीपेमेंट चार्जेज है होम लोन पे वो बंद है। आप चाहे किसी भी एनबीएफसी कंपनी छोटी से बड़ी या नेशनलाइज्ड बैंक कहीं से भी लोन ले हो, आप प्रीपेमेंट जो चार्जेज वो बिल्कुल नील है, आप कभी भी प्रीपेमेंट कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। बस कुछ बैंकों की शर्तें हैं, कुछ बैंकों की शर्तें रहती है कि आप जो किस्त का मिनिमम 3 गुना प्रीपेमेंट कर सकते हो या 4 गुना कर सकते हो या साल में 4 ही बार कर सकते हो, 4 बार में भी कितना भी कर सकते हो, वो अलग अलग बैंकों की कंडीशन रहती है। बस प्रीपेमेंट पे चार्जेस नहीं लगता। अब अगली अपन बात करते हैं कि होम लोन लेने के बाद में प्रीपेमेंट कब करना चाहिए। देखो प्रीपेमेंट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपने 15 लाख रुपए का लोन 15 साल के लिए ले लिया, तो जनरली जो कस्टमर क्या होते हैं कि लोन लेने के बाद में शुरू के 5 या 6 साल तो वो बैंक में जाके देखते ही नहीं है। वो 5-6 साल बाद में जब बैंक में जाके पूछते हैं तो देखते हैं कि 15 लाख रुपए का लोन लिया और 6 साल में 3 लाख रुपए चुका है। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि अगर आप लोन ले रहे हो तो कम से कम 3 महीने से या 4 महीने से या 6 महीने से जरूर एक बार बैंक में जाके और उस लोन के बारे में जानकारी जरूर लेवे कि कितना लोन चुक गया, कितना नहीं चुका, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है। बैंक्स क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्जन के लिए भी स्कीम आती रहती है, तो वो स्कीम का आप फायदा भी ले सकते हो। तो प्रीपेमेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीपेमेंट आप शुरू के जो 5 साल या 7 साल जो रहते हैं लोन टेन्योर के, उसमें जितना प्रीपेमेंट करोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। अब अपन आगे वाली जो बात करते हैं प्रीपेमेंट का, मैंने आपको बता दिया। एक होता है बैंक टॉप अप लोन की फैसिलिटी देती है। अगर आपका ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी में लोन चल रहा है और उस पे अगर आप और लोन लेना चाहते हो तो और लोन लेने के लिए आपको बैंक टॉप अप लोन की फैसिलिटी देती है। वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है और मकान की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लोन का जो पैसा है वो आप कहीं भी काम में ले सकते हो। जैसे आपका किसी प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी पे जो लोन चल रहा है उस पे और टॉपअप लेके दूसरा प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। बच्चों की शादी ब्याह में भी आप काम में ले सकते हो, बच्चों की एजुकेशन में भी काम में ले सकते हो, और अगर आपको पर्सनल व्हीकल खरीदना हो, कार खरीदना हो, उसमें भी आप काम में ले सकते हो। अब अपन आगे बात करेंगे फोरक्लोजर। बैंक फोरक्लोजर चार्जेस नील है, आप कभी भी लोन को किसी भी समय बंद करवा सकते हो, उसका चार्जेस नील है। जैसे आपने 20 लाख रुपए 20 साल के लिए लिए और आप 6 साल बाद में इस लोन को जमा करवाते हो, तो बैंक क्या करती है, 6 साल में जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जितना आपका मूलधन अमाउंट जमा हुआ है वो लेस कर देती है। जैसे 20 लाख रुपए का लोन लिया, 6 साल में आपके 6 लाख रुपए चुक गए, तो बैंक क्या करेगी, आप जब जमा करने जाओगे तो 14 लाख रुपए फोरक्लोजर अमाउंट जो आप उसको बैंक में जाके बात करोगे तो फोरक्लोजर अमाउंट आपका 14 लाख रुपए के लगभग आएगा। वो ऐसा नहीं है कि आपका 20 साल का ब्याज जोड़ के लेती है, जितना प्रिंसिपल गया उतना आपने पैसा काम में लिया, उतना ब्याज दे दिया, तो आप वो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो करेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट देके लोन को कभी भी बंद कर सकते हो। इनका कोई चार्जेस नहीं रहता, फोरक्लोजर अमाउंट का कोई चार्ज नहीं रहता, वो कभी भी आप बंद कर सकते हो। अब मैंने आपको ये होम लोन से संबंधित सुझाव आपको बता दिए। इसके अलावा जो बैंक से सुविधाएं अगर बात करते हो तो सुविधाओं में आप बैंक से स्टेटमेंट भी ले सकते हो, एनुअली स्टेटमेंट। आप आजकल डिजिटल इंडिया में आप ऑनलाइन बैंक की ऐप से भी आप सब कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड बैंक करवाती है। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होता है जो आपका
टैक्स सेविंग में जो काम में आता है। होम लोन में अगर आप होम लोन ले रहे हो तो टैक्स सेविंग के लिए इनकम टैक्स जो जारी होता है वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हो या बैंक में जाके भी ले सकते हो। दोस्तों जितना मेरा प्रयास रहा वहाँ तक मैंने आपको सही जानकारी होम लोन से संबंधित आपको प्रोवाइड कराई है। फिर भी आपका भविष्य में कोई क्वेरी रहती है या कोई कमेंट्स रहता है तो डिस्क्रिप्शन में हम लोन एग्जीक्यूटिव के नंबर अटैच कर रहे हैं, वहाँ पे आप और भी आपकी जो इंक्वायरी रहती है उसका सॉल्व हम कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ, इस चैनल पे आप नए हो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।